हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अपना आज का टॉपिक क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर, डायपोल के ऊपर उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, नेट टॉर्क कितना जनरेट होगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब किसी और सोर्स ने बनाया है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए एक साइड हम पॉजिटिव प्लेट लगा दें और एक साइड नेगेटिव प्लेट लगा दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, देखो इधर कौन सा चार्ज हो सकता है? पॉजिटिव, चीज़ है समझ में, और इधर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है आपको? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा थीटा एंगल के ऊपर। ठीक है, यहाँ ये है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ ये है नेगेटिव चार्ज। ओके, सो हमने इसको थीटा एंगल के साथ रखा है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और ये है इसके बीच का फिनिट डिस्टेंस, जो कि हम जानते हैं कितना होता है? 2L। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डायपोल में कितना होता है? 2L। कई बुक्स वाले राइटर इसको 2A लिखते हैं, तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। L मानते हो L मान लीजिए, A मानो तो A मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके ऊपर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करेगा, तो किधर फोर्स लगेगा? समझ में आ गया? इधर इस डायरेक्शन में। और फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई। कितना लगेगा? Q इंटू ई। कैसे? क्योंकि हमारे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स क्या लिखा जाएगा? Q इंटू ई। इसलिए फोर्स कितना है? Q इंटू ई। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। अब देखिए इधर ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। कितना लगेगा? माइनस Q इंटू ई। नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा? माइनस Q इंटू ई। देखिए प्लस Q इंटू ई का मतलब क्या है? ये प्लस Q इंटू ई है, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में? फिजिक्स में नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली एंड ओनली डायरेक्शन। सो प्लस, ठीक है, एक साइड तो प्लस मानना पड़ेगा। ये प्लस है तो ये क्या है? डायरेक्शन माइनस, बस। तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स देखिए, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर QE और नेगेटिव चार्ज के ऊपर माइनस Q इंटू ई। तो नेट फोर्स समझ में है? नेट फोर्स इसके ऊपर कितना होगा? नेट फोर्स ऑन डायपोल इज इक्वल्स टू QE और QE। नेट फोर्स कितना आया? 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 मतलब फोर्स 0 मीन्स एक्सेलरेशन 0। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में है ना? तो फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। ठीक है, सो एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब ये ऐसे लीनियर मोशन नहीं कर सकता, ये चलेगा नहीं कभी। आप ये सोचो, इसके ऊपर नेट फोर्स, मान लीजिए डायपोल है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। हमेशा आप क्या मानोगे? इसको पॉजिटिव चार्ज। कैप साइड हमेशा पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, और ये क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाएगा तो इसका नेट क्या आ जाएगा? नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। तो ये चलेगा नहीं, ऐसे चलना अलाउड नहीं है। मतलब सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे चले। ठीक है, तो क्या है? चलना अलाउड नहीं है, तो क्या है? घूमना तो अलाउड है। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जब दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ए पेयर ऑफ फोर्स जब एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में इसके ऊपर और एक इस डायरेक्शन में, जब दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और दोनों एंटी पैरेलल हों और लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो? डिफरेंट,
तो वहाँ पे टॉर्क क्रिएट होगा। समझ में? लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये इस लाइन में लग रहा है, ये इस लाइन में लग रहा है, डिफरेंट पोजीशंस पे लग रहे हैं। समझ में? और एक अगर इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में, जब दो फोर्सेस एंटी पैरेलल होंगे, पैरेलल ये होता है एंटी पैरेलल, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल। समझ में ना? ये पैरेलल और ये क्या है? एंटी पैरेलल। तो जब दो फोर्सेस एंटी पैरेलल हों और एक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग अलग, तो एक फोर्स, ए कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करेगा? टॉर्क। कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करेगा? टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगी और ये घूमेगा। तो इसके ऊपर टॉर्क कितना होगा? इसके ऊपर टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम कब होगा? वो सारी सर्कमस्टांसेस क्या होंगी देखिए। सो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे हम इसके ऊपर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा है? परपेंडिकुलर। कौन सा डिस्टेंस लेना है भाई? परपेंडिकुलर। ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? देखिए, जहाँ फोर्स, ये फोर्स और डिस्टेंस के बीच कितना एंगल बनता हो? 90 डिग्री, तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर थोड़ी ना होगा अगर ऐसा डिस्टेंस है तो। ये फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर थोड़ी ना, डिस्टेंस तो ये होगा परपेंडिकुलर। समझ में ना? फोर्स की डायरेक्शन ये और ये अपना डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं इसकी। ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दी हमने, ठीक है। अब देखिए, फोर्स और इस डिस्टेंस के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री का, बस। तो मान लीजिए ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है ए पॉइंट। ओके, सो टॉर्क कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है। अब टॉर्क, फोर्स कितना है? फोर्स क्यू इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बी सी। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख तो दिया, बी सी। बी सी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अब बी सी को क्या लिख सकता हूँ? बी सी को क्या लिख सकते हैं? देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा, ये थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, हाइपो की वैल्यू क्या है? 12। सो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी सी आ जाएगा 12 साइन थीटा। ओके, 12 साइन थीटा आ गया। सो बी सी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू Q2L। कुछ याद आ रहा है? कुछ है समझ में? 2QL या Q2L किसका फॉर्मूला है? क्या है? डायपोल मोमेंट, P, डायपोल मोमेंट, PE साइन थीटा। क्या फॉर्मूला आया टॉर्क का आपके पास? PE साइन थीटा। ये PE साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है भाई, मैग्नीट्यूड फॉर्म। मतलब लगने वाले टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? मैग्नीट्यूड फॉर्म। ओके, सो वेक्टर फॉर्म क्या होगी? क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? P क्रॉस E। 11th क्लास में आपने अगर पढ़ा हो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। सो P वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन थर्ड क्वांटिटी भी वेक्टर आ जाए आपके पास, तो अगर आप उसको खोलते हो या उसकी मल्टीप्लिकेशन लिखते हो, मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो बीच में क्रॉस लगाना पड़ता है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तीसरी भी वेक्टर आ जाए तो बीच में क्रॉस लगाते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। और जब इसको खोलते हैं तो क्या आता है? वेक्टर फॉर्म से ऐसे खोलेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो क्या आएगा? साइन थीटा। समझ में ना? और जब अगर ऐसा लगा दिया मान लीजिए P डॉट E, ठीक है,
और तीसरी भी जो क्वांटिटी है वो स्केलर है। स्केलर सुन लो ध्यान से, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तीसरी स्केलर है। जैसे वर्क का फॉर्मूला देखिए, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस टाइम पे वर्क क्या है? स्केलर। तो दो क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन तीसरी वेक्टर भी आ सकती है और स्केलर भी आ सकती है, समझ में ना। तो इसलिए अगर स्केलर आए तो इनके बीच प्रोडक्ट कैसा लगाओगे? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। और जब ओपन करोगे तो क्या आएगा? कोस थीटा। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लग जाएगा? कोस थीटा। आई चीज़ समझ में? ये सारी चीज़ें 11th में क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, तो अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला आता है पी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला आ गया अपने पास पी साइन थीटा। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा? ठीक है ना। कंडीशन देखिए, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस देखिए, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम मिनिमम जीरो कब होगा? तो देखिए, टॉर्क जीरो होने के लिए पी जो है, पी डायपोल मोमेंट, वो तो जीरो हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता। तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा फिर? टॉर्क थीटा के ऊपर। थीटा एंगल बिटवीन पी है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की तरह दिखाई दे रही है ना। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि ये डायपोल है, समझ में ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पी और ई के बीच जो एंगल है वो है ये साइन थीटा। तो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए पहला केस है अपना व्हेन पी इज़ अलोंग ई, तो उस टाइम पे अपना थीटा क्या होगा? थीटा 0 डिग्री होगा। ये पी जो है अगर इस डायरेक्शन में हो तो ई और पी के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क पी ई साइन थीटा और साइन 0, साइन थीटा साइन 0 होगा ना, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो टॉर्क कितना आ गया? कितना आएगा? टॉर्क 0। आई चीज़ समझ में? टॉर्क कितना आ गया? 0। टॉर्क इज 0 when P is perpendicular to E, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, देन टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन 90, यानी कि टॉर्क कितना आया? साइन 90 की वैल्यू कहती है मैक्सिमम 1। तो उस टाइम पे टॉर्क कितना लगेगा? P इंटू ई। आई चीज़ समझ में? मैक्सिमम टॉर्क लगेगा P इंटू ई। वैन थर्ड केस देखिए, वैन P is opposite to E, वैन P is opposite to E, यानी कि थीटा कितना है? थीटा है 180 डिग्री। समझ में आया? थीटा कितना हो जाता है? 180 डिग्री। देखिए समझाता हूँ आपको। ये थीटा 0 था, अब आपने इसको ऐसे किया, थीटा कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच एंगल कितना हो गया? 90। और ऐसे किया तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया इस टाइम पे? 180 डिग्री। सो टॉर्क पी ई साइन 180। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? पता होगा कुछ? साइन 180 की वैल्यू वही होती है जो साइन 0 की होती है, याद रख लेना। टॉर्क इज इक्वल्स टू साइन 0 और साइन 180 कितना होता है? 0। सो टॉर्क कितना हुआ? 0। एक ही कंडीशन में अपने पास मैक्सिमम वैल्यू आई टॉर्क की, जब एंगल कितना था? 90 डिग्री। यानी कि जब एंगल 0 होगा उस टाइम पे भी टॉर्क कितना था? 0। और एंगल जब 180 किया हमने, ऐसे करके इसको ऐसे रखा, तब भी टॉर्क कितना हुआ? 0। तो जब टॉर्क 0 होगा, मान लीजिए आपने एंगल 0 रखा है और ये ऐसे ही रुकना चाहेगा, सीधी बात है,
देखिए आप इसको ऐसे घुमा के छोड़ दोगे ना तो ये टॉर्क लगेगा इसके ऊपर और ये इधर आके रुकेगा, इधर ही रुकेगा। कभी ये सोचो पूरा ऐसे फिर घूम के आएगा, नहीं, ये ऐसे, अगर ऐसे रखा है तो ऐसे आके रुकेगा, अगर ऐसे रखा है तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, इसके ऊपर ऐसे, और ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, टॉर्क ट्राई टू रोटेट द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में? टॉर्क किधर लेके आना चाहती है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग करना चाहती है डायपोल को। समझ में? टॉर्क घुमा करके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आएगी। तो देखिए ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन इक्विलिब्रियम कैसा है, ये स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? ये स्टेबल, और फिर ये समझ गए होगा आप क्या बोला जाएगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे, समझ में तो नहीं है? देखिए ये अपना ई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, और ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट देखिए, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाली। अब एंगल बताइए कितना है, एंगल कितना है, 0, दोनों के बीच में 0 है, यानी कि थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ा आपने, थोड़ा सा, तो ऐसे ही आएगा, ये इसी डायरेक्शन में आके रुकेगा। समझ में? तो ये स्टेबल डायरेक्शन बोली जाएगी। अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, मान लीजिए, देखते हैं एक बार, चलो हमने इसको एक बार ऐसा किया, देखिए एक बार, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये अपनी पी की डायरेक्शन है, ये पी है अपना, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई है। ठीक है, तो जब आपने इसको ऐसे करके छोड़ा तो ये ऐसे आएगा वापस, ये स्टेबल डायरेक्शन है इसकी, स्टेबल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुकेगा। और जब आपने क्या किया है, जब आपने इसकी डायरेक्शन ही पलट दी, जब आपने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, यानी कि पॉजिटिव तो इधर और नेगेटिव इधर, तो उस टाइम पे डायपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये चीज़ है समझ में? आपने बिल्कुल 180 डिग्री इसको घुमा के रख दिया ऐसे, तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव इधर है, ठीक है, और पॉजिटिव इधर है। डायपोल को जब ऐसे घुमा के रखा आपने, तो ऐसे करके रख दिया ना 180 डिग्री पे, तो ऐसे ही रुका रहेगा। लेकिन थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया आपने, थोड़ा सा, जैसे मैंने दिखा रखा है, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, और ये पूरा का पूरा ही घूम जाएगा ऐसे, ये पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा। ये नहीं कि हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया वापस इधर आके रुके, नहीं, जब हम इसको ऐसे रख करके 180 डिग्री थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा, तो ये पूरा ही पलट के इधर आके रुकेगा। ये बोला जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि स्टेबल वाली में आके रुकेगा, यहाँ पे अनस्टेबल था इसलिए स्टेबल वाली में आके रुका है। समझ में ना? जब ऐसे रखा है हमने तो टॉर्क 0, जब पूरा घुमा के ऐसा रखा 180 डिग्री, ठीक है, डायपोल को, और थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो हिलडुल के इधर नहीं रुकेगा, पूरा ही घूम जाएगा। इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री वाला। चीज़ है समझ में? और ये है टॉर्क की सारी कैलकुलेशंस। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे थीटा से, थीटा एंगल से रोटेट करेंगे, फॉर वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा अगर रोटेट करेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, देखो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल व्हेन इट इज़ केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कब होती है। पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है जब आप काम करते हो किसी फोर्स के अगेंस्ट। जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो तो आपके द्वारा किया गया काम स्टोर होता है उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ए पीई, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जैसे आपको पता है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और एक बॉल को आपने यहाँ से उठा करके h हाइट पर रख दिया, ऐसे h हाइट पर रख दिया आपने, तो आपने कितना काम किया इसके ऊपर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट करवाई, h हाइट तक डिस्प्लेसमेंट है ये, समझ में? तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन किस में,
पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करेंगे, यू से। तो पोटेंशियल देखिए फोर्स कितना लगा होगा, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है कितना mg, अगर इतना ही आपने ऊपर की तरफ लगाया mg तो ऊपर चलने लग जाएगी, ऊपर चलने लग जाएगी, ठीक है। तो mg इंटू एच, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी, जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे। ओके, सो देखिए मान लीजिए डायपोल है जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया और डायपोल हमने बना दी, ये रहा डायपोल, पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। ओके, सो देखिए ये है डायपोल के बीच का डिस्टेंस, इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल इज़ 12, ठीक है, पता है आपको। अब जब हम इसके ऊपर वर्क डन करते हैं, मान लीजिए ये तो इस डायरेक्शन में था, अगर ये इधर आना चाहेगा, हमने अभी भी पढ़ा है कि ये इसके ऊपर टॉर्क लगेगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है QE, अभी पढ़ा है हमने QE फोर्स इसके ऊपर इधर लगेगा और इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा -QE जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, समझ में है ना। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसके कारण टॉर्क लगेगा, इधर ऐसे टॉर्क लगेगा और ऐसे घूम करके ऐसे आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आके रुकेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको टॉर्क ट्राई टू रोटेट द डायपोल विद इन द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद इन द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोकना चाहेगी इसको, समझ में। और यहाँ पे आके टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे रुक जाएगा ये, अभी तो पढ़ा है हमने, ठीक है। अब देखिए हम मान लीजिए हम इसको रोटेट करवाएंगे d थीटा एंगल से, मान लीजिए अब ये यहाँ पे रखा हुआ है, हम ये नहीं पढ़ना चाह रहे, यहाँ पे हम ये नहीं समझ रहे कि इसको किसने रखा है, इससे यहाँ पे रुकेगा नहीं, पहली बात तो ये रुकेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि ये इधर आना चाहेगा। मान लीजिए किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इसको पकड़ा हुआ है ऐसे यहाँ पे थीटा एंगल के ऊपर, कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा, समझ में, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इसको इस एंगल के ऊपर पकड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर मैंने इस मार्कर को यहाँ पकड़ा हुआ है, मार्कर वैसे तो रुकेगा नहीं, मैं छोड़ूंगा तो जाएगा नीचे की तरफ, गिरेगा। अगर ये यहाँ पे रुका हुआ है तो मैंने पकड़ा हुआ है, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ मार्कर को तो यहाँ से गिरेगा नीचे की साइड, नीचे की डायरेक्शन में, पता है आपको इस चीज़ का। तो मान लीजिए थीटा एंगल पे था, शुरू में थीटा एंगल पे रखा हुआ था, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करवाते हैं, ये मान लीजिए θ1 एंगल है, कितना एंगल है, θ1, और θ1 से हम थोड़ा सा इसको रोटेट करवा देते हैं ऐसा इधर, या यहाँ पे मान लीजिए ये θ1 एंगल था, ये जितना है उतना ये है, और हमने इसको घुमाया, ऐसे घुमाया, हमने इसको ऐसे घुमा दिया, नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, हमने मान लीजिए इसको ऐसे घुमाया और θ1 से कितना एंगल तक ले गए, θ2, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dθ, कितना डिस्प्लेस किया आपने, dθ स्मॉल, θ1 और θ2, समझ में ना। शुरुआत में ये यहाँ पे रखा हुआ था, ये है अपना एंगल θ1, और हमने इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा और रोटेट करवा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अब कितना एंगल है इसका, θ2, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो आपने कितना घुमाया इसको, dθ एंगल से, तो आपने जितना काम किया है वो इसमें किस में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए टॉर्क इसको रोटेट करवा के इधर लाना चाहती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, समझ में ना। जितना ज़्यादा हम इसको इधर लेके आएंगे उतना ज़्यादा हम काम करेंगे, जबकि टॉर्क क्या चाहती है, टॉर्क इसको ऐसे करना चाहती है। तो हम किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर काम करते हैं, मैंने आपको बताया था, तभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, इसमें आपने कितना वर्क किया, आपके द्वारा किया गया वर्क डन क्या है, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन है dW, ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये मोशन कौन सा है, लीनियर मोशन थोड़ी ना है, एंगुलर मोशन है, यहाँ पे एंगल से रोटेट करवा रहे हैं, तो एंगुलर मोशन या एंगुलर फोर्स लगेगी। एंगुलर मोशन में कौन सी फोर्स लगेगी, एंगुलर फोर्स टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा या dθ से रोटेट करवाए, छोटे से एंगल के लिए वर्क डन भी क्या हुआ, छोटा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल वर्क डन आल्सो स्मॉल, सो dW लिखा गया है, ठीक है। तो टॉर्क अभी कैलकुलेट किया था हमने, कितना लगेगा, PE sin θ
इंटू डी थीटा। समझ में है ना। अगर हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से पूरा ऐसे घुमाएंगे। ज़रूरी थोड़ी ना कि डी थीटा, हम तो पूरे के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, डी थीटा के लिए नहीं, पूरे के लिए। हमने इसको पूरा ऐसे घुमाया तो पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे इसको, डी थीटा पूरा जुड़ के कितना बन जाएगा ये, कंप्लीट थीटा, कितना भी हो। ठीक है, देखिए डी थीटा सभी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट। ओके, ये है इंटीग्रेशन। सो डी डब्ल्यू सभी जुड़ करके क्या बन जाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू, टोटल वर्क डन। ठीक है, सो जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको बाहर लिखा जाता है पीई, और आपने कहाँ से कहाँ तक रोटेट करवाया है वो लिमिट्स भी रखनी है। यहाँ पे हमने θ1 से θ2 तक रोटेट करवाया है इसको। सो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, θ1 टू θ2। सो साइन थीटा इंटू डी थीटा का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। पता है आपको, साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा। तो माइनस को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, तो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, सो लिमिट θ1 टू θ2। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना हुआ, वर्क डन कैलकुलेट करना है ना हमने, यही वर्क डन तो स्टोर होगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो माइनस पीई। अब देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कोस थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, ये अपनी कैलकुलेशन आ गई वर्क डन के लिए। ठीक है ना, और यही वर्क डन किस में स्टोर होना है, इन द फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। ठीक है, अब कंडीशन मानेंगे, क्या कंडीशन मानेंगे, एक बार कंडीशन ये मानेंगे कि θ1 कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, जीरो से। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। ठीक है, एक बार यहाँ पे जीरो मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, जीरो एंगल से, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जीरो मानना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है या जीरो, यहाँ पे आके रुक गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी होती तो फिर ये और घूमता, हमने इसको ऐसे करके छोड़ा तो ये यहाँ पे आके रुक गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो होगी भाई। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी ना तो ये और घूमेगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन हम देखते हैं ये यहीं पे रुक जाता है, यहीं पे रुक गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। इसलिए एक बार यहाँ से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो पोटेंशियल एनर्जी और जीरो एंगल। देखिए एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच एंगल कितना हो गया, जीरो। समझ में, तो कंडीशन मानेंगे, दो कंडीशन लेके चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, माइनस पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आया आपके वहाँ। देखो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में हम θ1 क्या लेंगे, ज़ीरो, और θ2 को क्या लेंगे, थीटा एंगल। ठीक है, सो देखिए अब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कोस θ2, तो कोस थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, और कोस θ1 को ज़ीरो लिखा तो कोस ज़ीरो क्या होता है, कोस ज़ीरो होता है 1। समझ में यार, कोस 90 ज़ीरो होता है, कोस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। सो ये अपना फॉर्मूला आ गया। समझ में यार, पहली कंडीशन का फॉर्मूला ये है अपना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। सो यहाँ पे एक केस, पहला केस अब क्या लेंगे हम, जब अपना एंगल कितना हो, जीरो, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। जब अपना कोस थीटा एंगल 90 हो तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और 180 पे कितनी होगी। तो इस कंडीशन का पहला स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस क्या है, फर्स्ट व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी देखिए, माइनस पीई
माइनस पी कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, सुन लो, कोस 0 1, तो यहाँ पे रखा मैंने 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई 0। ओके, यू गॉट इट। स्पेशल केस थीटा इज इक्वल टू 0, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। सेकंड केस देखिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, अब हम इसको ऐसे घुमा करके इधर ले आए 90, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसमें, समझ में ना, क्यों स्टोर होगी आपको पता है, इधर टॉर्क काम कर रही है, टॉर्क इसको इधर लेना चाहती है, लेकिन हम इसको इधर लेके आना चाहते हैं, इसलिए किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आप वही वाली कंडीशन सोच सकते हो, जो फीलिंग हमारे को स्प्रिंग के खींचने के टाइम आती है वही फीलिंग यहाँ पे आनी चाहिए, यानी कि हम किसी फोर्स के अगेंस्ट ऐसा इसको रोटेट करवा रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर स्प्रिंग को या फिर आपने रबर बैंड को ऐसे खींचा, समझ में, रिपल्शन महसूस होगा आपको, किसी फोर्स के अगेंस्ट आप खींच रहे हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और ज़्यादा खींचोगे तो और ज़्यादा रिपल्शन, और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जितना एंगल हम इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे उतनी ज़्यादा क्या स्टोर होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। देखिए थीटा इज इक्वल्स टू 90 रखिए, कोस 90 क्या होता है 0, कोस 90 0, तो -1 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस पी। ओके, थर्ड स्पेशल केस देखिए, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी देखिए, कोस 180 होता है -1, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, ये -2 हो गया, -1 और -1 जुड़ के कितना हो गया -2, और -2 और माइनस +2 हो गया यहाँ पे, समझ में, तो +2 PE। ओके, यानी कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अपना डायपोल है, ठीक है, जब हमने इसको थीटा एंगल 0 जब रखा तो PE क्या था यहाँ पे, इस कंडीशन में PE की वैल्यू थी यहाँ पे, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी 0, ठीक है। जब आपने इसको ऐसा करके रख दिया, यानी कि ऐसा, तो ऐसा जब आपने घुमाया इसको 90 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, प्लस का PE, आई चीज़ समझ में। और जब आपको इसको ऐसे घुमा देते हो 180 डिग्री ऐसे, देखिए ऐसे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाती है +2 PE, आई चीज़ समझ में। जितना ज़्यादा आप रोटेट करवाओगे, जितना ज़्यादा आप वर्क डन करवा रहे हो उस टाइम पे, जितना वर्क डन करोगे उतना ही वो एनर्जी आपके द्वारा किया गया वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी में। ओके, सो एक दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। दूसरी कंडीशन में क्या है कि हम थीटा वन क्या लेंगे, थीटा 1 को हमने 0 लिया है, अब थीटा 1 को हम क्या लेंगे 90 डिग्री, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रहे हैं इसकी 0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ये यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे रुकेगा नहीं, पता है आपको, जैसे ही छोड़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आकर रुकेगा, लेकिन हम क्या मान रहे हैं ये यहाँ पे रुका हुआ है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने इसको पकड़ा हुआ है, किसी भी कारण से मान लीजिए यहाँ पे रुका हुआ है, और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे 0 लेवल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे इसकी 0। तो दूसरी कंडीशन देखिए, कंडीशन सेकंड कंडीशन देखिए, व्हेन थीटा वन क्या ले लेते हैं हम 90 डिग्री, और थीटा 2 को क्या लेते हैं वही थीटा। ओके, सो देखिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा u इज इक्वल्स टू -PE कोस थीटा वन को क्या मानना है 90, कोस 90 क्या हो जाएगा 0, है ना, और कोस थीटा 2 को क्या मान लिया थीटा, और ये क्या हो जाएगा 0, समझ में। तो फॉर्मूला क्या बन गया -PE कोस थीटा। ओके, -PE कोस थीटा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब स्पेशल केस देखिए, सेकंड कंडीशन में स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस क्या मानेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये इनिशियली यहाँ पे था, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इनिशियली कहाँ पे रुका हुआ था, यहाँ पे, ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये इधर क्या है नेगेटिव चार्ज,
और ये ऐसे रुका हुआ है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 इस टाइम पे। ठीक है, देखेंगे कैसे मानेंगे, एक बार देखो इसको। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कोस 0 0, कोस 0 कितना होगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। दूसरा केस देखिए, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, जब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी। अब ये चीज़ समझ में नहीं आती, जब हम इसको इधर ले जाते हैं ऐसे, तो देखिए एंगल कितना हो जाता है थीटा 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है माइनस पी। ये चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों को, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है भाई, नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए मान लीजिए यहाँ एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, कंसीडर करते हैं हम यहाँ एक टेबल है, और इस टेबल के ऊपर यहाँ एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। अब इसका लेवल, ये टेबल का जो सरफेस है, इसका लेवल ग्राउंड लेवल मानते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे 0। ग्राउंड पे हम क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ग्राउंड पे, लेकिन होती नहीं है भाई। ऑब्जर्वर के रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा हुआ है आपने, 0 ग्राउंड पे। एच हाइट पे उठा के रख दिया, बॉल में कितनी एनर्जी आ गई mgh, है ना। लेकिन 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है, हम मान लेते हैं 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ सरफेस पे रखी हुई है ना, तो अर्थ के सेंटर से लग रहा है फोर्स, तो अर्थ के सेंटर से आप उसको किसी फोर्स के अगेंस्ट सरफेस पे लाए हो, तो हम सरफेस पे मान रहे हैं, सरफेस पे होते ही नहीं है। अगर चीज़ आई हो तो समझ में आपको। तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि टेबल के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। तो हम इसको h हाइट पे ले जाते हैं ऊपर, तो h हाइट पे यहाँ पे ले गए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस mgh, ठीक है ना। आप इसको नीचे लेके जाओ, h हाइट नीचे लेके जाओ, तो ये प्लस की h हाइट है, ठीक है ना, ये प्लस की h हाइट है और ये माइनस की h हाइट है। h हाइट नीचे ले गए आप, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 मानना है हमने, समझ में है ना। लेकिन जब आप इसको नीचे लेके जाते हो तो आप कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं कर रहे हो, समझ में है ना। उस टाइम पे आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं कर रहे हो। हाँ, जब आप इसको सरफेस से ऊपर लेके जाते हो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, क्योंकि आप रिपल्सन के अगेंस्ट काम कर रहे हो, अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, आप ऊपर लेके जा रहे हो। और यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है माइनस पी। माइनस पी का मतलब समझ में है ना आपको, माइनस पी। ये वैसी वाली कंडीशन है, मान लीजिए एक रबर बैंड है, रबर बैंड पहले ऐसे रखा हुआ, ठीक है, ये रबर बैंड ऐसे रखा हुआ था, ये अभी क्या है, ये देखिए, ये हमने इसको थोड़ा सा ऐसे किया, अब इसकी राउंड शेप में आ जाएगी, ये राउंड शेप में आ गया ऐसे। फिर अब अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे ऐसे, ऐसा करके ऐसे खींचोगे, तब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, और ये 0 लेवल, और ये माइनस लेवल, यानी कि ये अपने माइनस में, मतलब ये माइनस में था, मतलब अपनी जो इसकी एक्चुअल पोजीशन थी उसको भी रिटेन नहीं कर रहा था, ये उसमें भी नहीं आया था, अभी ये उधार में था। अगर हम उसको ऐसे करेंगे तो 0 पोटेंशियल, और ये आपको समझ में आया तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब अगर आप इस डायपोल को यहाँ पे क्या मानते हो 0, तो अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो, इधर ऐसे वर्क डन करवा रहे हो, तो माइनस पी पॉजिटिव, माइनस पी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं कर रहे हो। जब आप इसको ऐसा करोगे तो 0, हमने इसको देखो, इसको यहाँ से यहाँ लाए, ऐसा किया, थोड़ी सी भाई तू अपनी शेप को संभाल, तो उस टाइम पे इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है 0 इस लेवल पे। और जब आप इसको ऐसा कर रहे हो, इसको ऐसा घुमाओगे, तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी प्लस। तब पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस का मतलब समझ में, पोटेंशियल एनर्जी प्लस का मतलब कुछ करेगा, पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज़ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैंने अर्थ से उठा के यहाँ पे रख दिया,
तो ये अनस्टेबल है, ये कुछ करेगा, समझ में ना, छोड़ूंगा यहाँ से, अनस्टेबल है, गिरेगा, स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन क्या होती है, अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी को शो करती है, समझ में ये चीज़ नहीं आई। देखिए अनस्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हुई तो वो कुछ करेगा, अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी की तरफ भागना चाहती है इस दुनिया में हर एक चीज़, तो वो स्टेबल होना चाहेगा, यानी कि अर्थ पे गिरेगा आकर के। ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल, वो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल। और ये क्या है, स्टेब्लिश्ड है, स्टेब्लिश्ड कैसे बोला जाएगा, स्टेब्लिश्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो से भी कम है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। स्टेबल और स्टेब्लिश्ड मतलब सबसे कम, स्टेबल सबसे ज़्यादा, स्टेब्लिश्ड सबसे ज़्यादा, स्टेबल कह सकते हो आप, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, समझ में ये चीज़। हाँ, तो ऐसी आप सोच करके, ऐसी कंडीशन सोच करके ऐसा समझ सकते हो कि नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है, ठीक है। सो देखिए स्पेशल केस सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90। जब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, इनिशियली ये यहाँ पे था, हम इसको ऐसे ले गए, फिर अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो थीटा 90 हो जाता है ना, और फिर यहाँ पे ले जाएंगे तो 180, तो थीटा 90, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मानते हैं हम, जीरो। वही तो मैं समझा रहा था आपको, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली हमने, कंसीडर कर ली। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो जब आप इसको पूरा टर्न करके ऐसे ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो कोस 180 की वैल्यू रखिए, कोस 180 होता है -1, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस PE, समझ में ना। यानी कि इस कंडीशन में जब आप इसको ऐसे रोटेट करवाते हो तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, कितनी, प्लस PE, ठीक है ना। ये है डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका एक और डेरिवेशन है जो सेम आएगा, देखिए ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा, बिल्कुल सेकंड कंडीशन आएगी सेम। एक छोटा सा डेरिवेशन है, एक तरीका और है, ये तो हमने कंडीशन माननी है, ये कंडीशन हमने मानेगी, थीटा 1 90 डिग्री पे क्या रहेगा, थीटा 1 शुरुआत यहाँ से, और फिर इसको हम ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, थीटा 2 मतलब ऐसे रोटेट करवाया हमने, और इनिशियल पोजीशन थी 90 डिग्री, ऐसे था, ऐसे खड़ा था। तो ये डेरिवेशन तो हम रियल फार्मूले से निकाल के लेके आए हैं, लेकिन एक तरीका और है, ये कंडीशन मान के लेके आए हैं हम, ये डेरिवेशन कि थीटा 0 तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -P। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, क्योंकि एक तरीका और है, मैं यही चीज़ें जो हैं फिर से लेके आऊँगा एक दूसरे मेथड से, देखना। अब देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हम डायपोल को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जहाँ पे हम ये मानते हैं कि कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, उसके ऊपर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, 0। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ठीक है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इन्फिनिटी क्या है, मतलब नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी कितना दूर, बहुत दूर इन्फिनिटी। तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज़, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है और किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जा रहे हो आप, तो मतलब एक ऐसे पॉइंट पे ले जा रहे हो जहाँ पे इसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, 0। लेकिन रियलिटी में आप किसी भी चार्ज को कितना भी दूर ले जाओ, कभी भी फोर्स 0 नहीं होता है, रियलिटी में ये है, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं इन्फिनिटी एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। सो इन्फिनिटी से अगर हम डायपोल को लेके आ रहे हैं, मान लीजिए इन्फिनिटी से हम एक डायपोल को लेके आए, ऐसे लेके आ रहे हैं, ओके, इन्फिनिटी से डायपोल को लेके आए और यहाँ पे रखा हमने, तो इन्फिनिटी से डायपोल को लेके आने में जितना हमने काम किया है वो वाला काम किस में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ठीक है। कितना काम आपने किया है इसके ऊपर, तो वो वाला वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। ये एक सेकंड मेथड है जो सेकंड कंडीशन लेके आया था मैं, सेकंड कंडीशन। असल डेरिवेशन, एक्चुअल डेरिवेशन, जो रियल डेरिवेशन बोलूँ मैं, वो तो अपना फर्स्ट कंडीशन वाला ही था। लेकिन यहाँ पे ये देखना एक बार, सेकंड कंडीशन जो मानी थी हमने, थीटा 1 इज इक्वल्स टू क्या लिया था, 90, और थीटा 2 जो था वो क्या था अपना, थीटा, ठीक है, उस टाइम की। तो वो वाला डेरिवेशन आएगा ऐसे। तो देखिए
तो यहाँ हम ऐसे लेके आ रहे हैं, तो हमने जितना वर्क किया है वही वाला वर्क तो कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब हमने पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क किया है वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क डन किया है वो है नेगेटिव। समझ में? देखिए मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमने वर्क किया है, पॉजिटिव वर्क, तभी तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगा। पॉजिटिव चार्ज को, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। समझ में ना? पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव के ऊपर हमने फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया रिपल्सन के अगेंस्ट, तभी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्यों होगी अदरवाइज? समझ में ना? तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपना वर्क डन पॉजिटिव था। लेकिन नेगेटिव चार्ज के बारे में सोचिए, नेगेटिव चार्ज जो है उसको तो हमारे को धकेलने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव चार्ज तो अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज तो अपने आप ही इधर आ जाएगा, खींचा चला जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर हमने वर्क डन क्या किया, नेगेटिव। समझ में? नेगेटिव वर्क डन कैसे? देखिए मान लीजिए एक बॉल है, या फिर मेरे हाथ में चौक है या मार्कर है, कुछ भी समझिए। अगर मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूँ, किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इसमें, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूँ ऐसे, तो मैं कोई काम थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो नेगेटिव वर्क डन कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इसको संभाले रखा है मैंने तो, और मैं इसको धीरे धीरे बिना एक्सेलरेशन के धीरे धीरे नीचे ले जा रहा हूँ। तो ये वाला वर्क डन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये वाला वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा। समझ में ना? तो वही वाली चीज़ है, नेगेटिव चार्ज को तो हमने ऐसे संभाल के रखा था कि उधर भाग ना जाए, और पॉजिटिव चार्ज को ऐसे धकेला है हमने। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किया गया वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर किया गया वर्क डन क्या है, नेगेटिव। सो देखिए इस पॉइंट तक, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन किया उतना ही नेगेटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन किया, लेकिन नेगेटिव। तो इसलिए वर्क डन from infinity to point A, work done from infinity to point A, infinity to point A, work done on positive charge, work done on positive charge will be पॉजिटिव, ओके, और वर्क डन ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी नेगेटिव, ओके। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए कितना आया, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बोथ के लिए 0, इन्फिनिटी से ए तक का। अब देखिए आपने देखो इसको आगे कितना, ये आगे कितना निकल गया, नेगेटिव चार्ज कितना आगे निकल गया, 12 आगे निकल गया। इसलिए नेट वर्क डन 0 नहीं है, नेट वर्क डन इसके ऊपर 0 सिर्फ यहाँ तक है, इस ए पॉइंट तक, ऐसे इस लाइन तक समझिए आप, ए लाइन तक, यहाँ तक 0 है। लेकिन नेट वर्क डन 0 नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे निकल गया है -12, तो नेट 0 नहीं होगा। वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा आपका। देखिए आप जो वर्क डन करोगे वही तो पोटेंशियल में स्टोर होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। फोर्स कितना लगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर -QE, नेगेटिव चार्ज के ऊपर -QE लगेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना आगे आ गए, ये 12 आगे आ गया, 12। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q2L। कुछ समझ में है, किसका फॉर्मूला है, 2QL या Q2L, किसके लिए, पोटेंशियल डायपोल मोमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो -P इंटू ई, ये फॉर्मूला आ गया। तो P और E दोनों वेक्टर हैं, इसलिए मैंने वेक्टर लगा दिया इसके ऊपर। P डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन अब किस में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तीसरी स्केलर आती है, वर्क डन और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या है, स्केलर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी। P और E वेक्टर हैं, P और E वेक्टर है ना। तो देखिए यहाँ पे इनके ऊपर वेक्टर, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तीसरी स्केलर आती है, तो इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट लगेगा। अभी भी बताया था मैंने। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखा है मैंने,
वेक्टर फॉर्म में लिखा है, समझ में आया? तो इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगी? मैग्नीट्यूड फॉर्म होगी माइनस पी ई कोस थीटा। जब आप इसको खोलोगे, ओपन करोगे, मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या हुई? माइनस पी ई कोस थीटा। ये कौन सी फॉर्म हुई? मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म, ओके। अब देखो स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस में हम मानेंगे स्पेशल केस, स्पेशल केसेस क्या होना चाहिए? पहला स्पेशल केस क्या है अपना? फर्स्ट स्पेशल केस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ये है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो? 0। अगर थीटा की वैल्यू अपनी 0 हो, वैन थीटा इज इक्वल्स टू 0 पहले केस में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी कोस 0 की वैल्यू बताइए। कोस 0 कितना होता है? कोस 0 होता है कितना? 1। और कोस 90 पे 0 होता है। कोस 0 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? माइनस पी ई, ओके। अब दूसरी कंडीशन, वैन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन पोटेंशियल एनर्जी बताइए। पोटेंशियल एनर्जी कोस 90 पे, यानी कि थीटा अगर 90 डिग्री पे है, ऐसे घुमा दिया तुमने डायपोल को, ऐसे रोटेट करवा दिया, यहाँ ला करके ऐसे कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। सीधा रही समझ में? हाँ। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट देखिए, वैन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आपने यहाँ पे रखे हुए डायपोल को ऐसे रोटेट करवा दिया, ऐसे, तो ये डायरेक्शन थी ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड। डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ ई का एंगल कितना बना? 180। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ? प्लस पी ई, क्योंकि कोस 180 रखिए, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 180 -1, और माइनस माइनस मिलके क्या कर देगा? प्लस पी ई। यही समझ में? तो सेकंड कंडीशन वाले जो स्पेशल केस थे, वही के वही स्पेशल केस ये सेकंड मेथड से हम ले आए, एक अलग मेथड से। तो दोनों मेथड सही हैं, आप कौन सा भी करिए, ये वाला मेथड भी सही है। जब आप एक डायपोल को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो और किसी पॉइंट तक लेके आए आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। सो हम अपना जो रियल डेरिवेशन था वो फर्स्ट कंडीशन वाला था कि यहाँ पे हम मान रहे हैं। देखिए हमने रखा कैसे है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हमने यहाँ पे जब ये है ई और ये है डायपोल पी की डायरेक्शन, ठीक है, डायपोल मोमेंट, तो जब हमने यहाँ पे रखा हुआ है 90 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी हुई है, हमने एज्यूम की हुई है। और जब ये ऐसे था, ऐसे ई के अलाइन था, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? माइनस पी। तो माइनस पी का भी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता रखा है, और प्लस पी का भी। और जब आप इसको ऐसे ले आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है इसके अंदर? प्लस पी, ठीक है ना। तो ये मानना हुआ है हमने, जस्ट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती नहीं है, कभी भी नहीं होगी। यहाँ पे जस्ट अज्यूम किया है हमने कि एक बार इस लेवल को क्या मान लेते हैं? 0 लेवल। सेकंड कंडीशन में हमने इसको क्या मानना है? 0 लेवल। समझ में आया था सेकंड कंडीशन वाला। लेकिन यहाँ पे जब आप रखोगे तो देखोगे आप कि इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और उसके कारण ये घूम के अपने आप को अलाइन कर लेगा किस डायरेक्शन में? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इसकी स्टेबल कंडीशन है। अपनी स्टेबिलिटी को देखेगा, ये स्टेबिलिटी कहाँ है? स्टेबिलिटी है इसके अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे टॉर्क लगेगा, रोटेट हो गए, इधर आके रुक जाएगा, ऐसे नहीं इधर जाएगा। कभी आप सोचो कि ऐसा चक्कर लगेगा, नहीं, इधर आके फिर इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्योंकि अगर ये इधर आ गया माइनस, और ये देखिए प्लस, ये ऐसे इधर आ गया अगर, तो प्लस को फिर प्लस के ऊपर देखिए, प्लस के ऊपर देखिए इधर फोर्स लगेगा, और माइनस के ऊपर इधर लगेगा, फिर वापस से फिर ये ऐसे झूल जाएगा। अगर ये इधर है तो फिर देखिए प्लस के ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, इस प्लस के ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, और माइनस के ऊपर ऐसे लगेगा। समझ में ना? तो ये भाई हमेशा इसी डायरेक्शन में आके रुकेगा। अगर ये ऐसा है तो इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा और ऐसा रुकेगा। अगर ऐसे डिस्प्लेस किया है तो ऐसे रुकेगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन होती नहीं है। समझ में? वैसे हम मान लेते हैं कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मानना हुआ हमने 0, लेकिन रियलिटी में होती नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सिस।
उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी किसी चार्ज रिंग के कारण, अगर उस रिंग के ऊपर चार्ज दिया हुआ तो हमने, ठीक है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।